क्या होगा आप सच में एक गेमिंग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाए और वहां सर्वाइव करने के लिए आपको मजबूरन मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा। इस दौरान अगर आपको वहां पर कुछ होता है तो रियल दुनिया में भी आपकी बॉडी गायब हो जाएगी। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग है ना भाई। तो चलिए आज की मानवा हमारी इसी पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी मानवा शुरू करते। मानवा की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट का इलाका दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और वो घायल होता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। वह कहता है कि मुझे इस दुनिया में आए 1000 से भी ज्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं हुआ कि मैं यहाँ से अपनी रियल दुनिया में वापस जा सकूं। उसके लिए मुझे एक गुड लेवल मॉन्स्टर का हंट करना होगा और अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सका कि मैं उस मॉन्स्टर का हंट कर सकूं। यहीं से हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी बताई जाती है। हमें यूनाई हाई स्कूल यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ता है और वह भी हाई स्कूल में है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चेंजिलियाओ है और वह कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान मैं न कर सकूं। लेकिन इस बार हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक समस्या है जिसका समाधान वह नहीं कर पा रहा है। असल में उसे एक लड़की से प्यार हो चुका है और वह उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहा है क्योंकि वह लड़की स्कूल की प्रेसिडेंट है, सॉरी क्लास की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम जियोमी है। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की डेस्क पर आकर बैठ जाती है। उससे कहती है हमारी टीम में एक प्लेयर की जगह खाली है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे? यह सुनकर तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में जानो आग लग जाती है, सॉरी प्यार की आग। उसकी बात यह सुनकर वह तो मानो सुध बुद्धि ही खो देता है, लेकिन जल्दी अपना होश संभाल के उसे कहता है कि हाँ मैं आपके साथ खेलना जरूर पसंद करूंगा। जियोमी की इस हरकत को देखकर पूरा क्लास और टीचर भी हैरान थे कि वह इस लड़की के पास क्यों आई है और पूरे क्लास के बच्चे उससे भी जेलस भी थे। एग्जामी कहती है तो ठीक है, फिर हम रात को 8:30 बजे नोबियस विलेज में मिलेंगे। और वह उसे अपना आईडी बूस्टिंग स्वीट हार्ट बताती है और उसे आंख मार के चली जाती है। हमें बताया जाता है कि आज रात 8 बजे काफी भारी तूफान आने की संभावना है, इसलिए स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। यह स्कूल से घर आता है और कहता है कि मॉम मैं घर वापस आ चुका हूँ। हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक काफी सुंदर वुमेन होती है। उसकी मॉम कहते हैं कि आज तुम स्कूल से काफी जल्दी आ चुके हो। चेंजलियो बताता है कि मौसम खराब होने के कारण स्कूल की आज जल्दी छुट्टी हो चुकी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें हाथ पैर धुल के खाना खाने के लिए नीचे आ जाना, लेकिन चेंजलियो कहता है कि मॉम मेरे लिए कोई कोरियर आया है। उसकी मॉम बताते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए एक कोरियर आया था, मैंने उसे हाल बॉक्स में रख दिया है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने फिर से तो गेम खेलना शुरू नहीं कर दिया? मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम थोड़ा आराम करो मस्ती करो, लेकिन तुमने अब फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया। खाना खाने के लिए टाइम से नीचे आ जाना। चेंजिलिया की मॉम बोल के वो वापस चला जाता है। उसकी मॉम सोचती है कि यह जरूर वह प्रसिद्ध गेम कोस्मस खेलने जा रहा होगा। चेंजिलिया अपने हाथ में कोस्मस गेम का हैंडल लिया होता है तो ये हेलमेट ही समझ जो विजुअल गेम को इफेक्टिव बनाता है। वह सोचता है कि जामी तो पहले से ही गेम खेलती है और वह प्रो प्लेयर है, लेकिन आज मैं पहली बार कोस्मस में लॉग इन करूंगा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर कोस्मस में गेम खेलते हैं। यह सोचकर वह हेलमेट को पहन लेता है और कोस्मस गेम में इंटर हो जाता है। यह बिल्कुल एक 3D इफेक्टिव सिटी की तरह था जिसमें सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा था। वह इस नज़ारे को देखकर काफी हैरान था। उसके सामने एक तेज रोशनी के साथ कॉम्बस में उसका वेलकम लिखकर आता है जो कि एक सिस्टम स्क्रीन होता है जो कि उसके सामने प्रकट हुआ था। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि गेम को शुरू करने के लिए एक कैरेक्टर चुन सकता है और उसने पहली बार इस गेम को लॉग इन किया है, इसलिए पहली बार उसे एक कैरेक्टर फ्री में चुनने का ऑप्शन मिलता है। मार्मेन कैरेक्टर सोचता है कि आज उसका पहला डेट, इसलिए उसे एक अच्छा सा कैरेक्टर चुनना चाहिए, इसलिए वह हीलर का कैरेक्टर चुनता है। उसके बाद वह एक अच्छी सी ड्रेस चुनता है। फिर हमें थोड़ी बार दिखाया जाता है उसका न्यू गेटअप जो देखने में एकदम लाजवाब लग रहा था भाई। इस सूट में हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा था और वह आगे की नोटिफिकेशन के बारे में देख रहा था और गेम को लोडिंग पर लगा देता है। गेम शुरू होने में थोड़ा सा बाकी था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ऊपर आसमान में बादलों में बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर एक बिजली आकर गिरती है, एक उसके घर के चारों तरफ एक तेज रोशनी सी छा जाती है। कोस्मस गेम का जो प्रोसेसर होता है उस पर बिजली गिरती है और तारों से होती हुई बिजली हमारे मेन कैरेक्टर के हेलमेट में जाकर लगती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को काफी तेज बिजली के झटके लगने लगते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर हवा में उड़ने लगता है और उसे लगातार बिजली के झटके लगते ही रहते हैं।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बाहर सब कुछ शांत हो चुका है और बारिश भी थम चुकी है, लेकिन अंदर की सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से गायब होता है और वह कहाँ गया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम को काफी टेंशन हो रही थी, इसलिए वह चेंज लिया को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन वहाँ देखती है कोई भी नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ गॉब्लिन्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने सियामिन को घायल कर दिया होता है और वह उसे देखकर हंस रहे होते हैं। सियामिन डर के मारे मदद के लिए पुकार लगा रही होती कि कोई उसकी मदद कर दे। तभी गॉब्लिन्स के पास में एक लाइट चमकती है और बूम, एक तेज धमाका होता है और फिर हमारे हीरो की एंट्री दिखाई जाती है, जो एक कूल वे में आता है और उसकी एक ढांसू सी एंट्री और पोज दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सियामी, मैं आ चुका हूँ और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। यह कहते हुए वह सियामी को उठाता है और उसके काफ़ी पास चला जाता है। एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है और दोनों में बस किस होने ही वाला होता है, लेकिन फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि सियामी तुम यह क्या कर रही हो, मेरे जीभ को चाटना बंद करो। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, वो काफ़ी तेज घबरा जाता है, कहता है ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैंने तो गेम में लॉगिन किया था, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे इस समय नोबियस विलेज में होना चाहिए था, फिर मैं इस रेगिस्तान वाले इलाके में क्या कर रहा हूँ, और ये क्या, मैं एक तिलचट्टे को सॉरी छिपकली को एक किस करने जा रहा था, मैं ये क्या कर रहा था, मुझे भाइयों कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता। हमारा मेन कैरेक्टर उठकर अपने आसपास की जगहों को देखता है और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और बालू ही दिखता है और तेज धूप होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी धूप लग रही होती है। वह अपने कोट ढीला करता है और फिर सिस्टम अपडेट को देखता है। फिर वह सोचता है कि अब मुझे क्या करनी चाहिए, इसलिए वह दूर दूर तक देखता है और फिर सिस्टम में कुछ अपडेट्स चेक करने लगता है, लेकिन कहता है कि मुझे तो सियामिन के साथ इस समय नोबियस विलेज में होना चाहिए था, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह बस कई घंटों से रेगिस्तान में चल रहा होता है और वह सोचता है कि अगर अब मुझे पानी नहीं मिला तो मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा और मुझे मैप में नोबियस विलेज का मैप भी नहीं दिख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मैप में नोबियस विलेज को ढूंढता है पर उसे नोबियस विलेज कहीं पर भी नहीं मिलता। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे सियामिन का अवतार भी याद नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो नोबियस विलेज में होना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कोई बात नहीं, अब मुझे इस गेम से लॉग आउट हो जाना चाहिए और बाद में मुझे सियामिन को सब कुछ समझा देना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है और फिर सोचता है कि मुझे तुरंत इस गेम से लॉग आउट होना होगा और वह अपना कोड उतार कर फेंक देता है। फिर वह सिस्टम को बुलाने लगता है और सिस्टम उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर वह सिस्टम से लॉग आउट होने के लिए कहता है, लेकिन फिर वह यह सब देखकर काफ़ी चौंक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बिन बिन की आवाज़ आने लगती है और एक लाइट जलने लगती है। उससे कहा जाता है कि आपके लिए एक मिशन इनेबल हो चुका है और आप जब तक मिशन को पूरा नहीं करते आप इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकते। ऐसा मानो या सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बाहर आ गई हो। वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इस गेम से लॉग आउट भी नहीं हो पा रहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब मैं सियामिन से क्या कहूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में बताया जाता है कि आपने रैंडमली एक मिशन को सिलेक्ट कर लिया है और जब तक आप मिशन को पूरा नहीं करते तब तक आप इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकते। कृपया मिशन को कंप्लीट कीजिए और रिक्वायरमेंट को फिल कीजिए, तभी आप इस गेम से लॉग आउट हो सकते हैं। और इतना कहकर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कॉकरोच दिखाया जाता है, उसके बाद हमारा सीन मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो बस सियामिन के साथ एक गेम खेलना चाहता था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। मैं चाहे जो भी करूँ लेकिन मैं लॉग आउट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं और ना किसी से कोई संपर्क बना पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है और काफी परेशान भी होता है। क्या मैं हमेशा के लिए यहीं फंसा रहूंगा, मैं पिछले 8 घंटे से लगातार चल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कितना ही किसी इंसान की होना, किसी बस्ती या गाँव की होने की संभावना दिख रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं हमेशा के लिए ही फंसा रहूंगा। मैं अभी गेम में फंसा हूँ लेकिन यह मैंने स्वीकार कर लिया है कि अब मैं इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकता,
समय बीतता जा रहा है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। यह सब एक एकदम रियल दुनिया की तरह लग रहा है। मुझे जहाँ तक पता चला है और मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ, मुझे यह यकीन होता जा रहा है कि यह एक रियल दुनिया है या फिर कोई गेम है। मैं एकदम इस बात में अंतर नहीं कर पा रहा है कि यह क्या है, यह असली दुनिया है या एक गेमिंग दुनिया है। यहाँ पर गर्म तापमान और ये रेगिस्तान बिल्कुल असली लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह एक गेमिंग दुनिया है। मैं पिछले 8 घंटे से लगातार यहाँ पर चल रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी की कमी के कारण मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा और मौत का इंतजार करने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पानी की तलाश करनी होगी जल्द से जल्द। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसने चाइना में स्टेपर्ड के सर्वाइवल शो को पहले ही देख लिया था, जो कि चाइना में एक बेहद पॉपुलर शो था। इसमें बताया गया था कि जहाँ पर चूना पत्थर होता है वहाँ पर पानी होने की संभावना अधिक होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी संभावना थोड़ी सही होगी, क्योंकि इसी पर मेरे जीवित रहने की उम्मीद टिकी है। हमारा मेन कैरेक्टर उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे टप टप की आवाज आती है। वह और अंदर जाता है, वहाँ पर उसे एक पानी का कुंड दिखता है और वह उसमें जाकर अपना सिर धो देता है और अपनी प्यास बुझाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी प्यासा होता है, इसलिए वह ढेर सारा पानी पीता है और वहीं पर लेट जाता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की गुफा से थोड़ी दूरी पर एक वुल्फ होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी देर से नजर रखे हुए था और वह एक खतरनाक सी स्माइल देता है। भाइयों, देखने में काफी बेड स्माइल लग रहा होता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो पानी पीने के बाद वहीं पर लेट जाता है और वह सोचता है कि हालांकि अब मैं यदि प्यास बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यह अगर एक गेम है तो यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई हिंट तो जरूर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से मैप को चेक करता है, लेकिन मैप में वही लोकेशन दिखा रहा होता है जहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है या फिर जहाँ पर वो जा चुका है। हमारा का लोकेशन दिखा रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे फिर से एक सिस्टम चेक करना चाहिए। या गेमिंग दुनिया है तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुझे मॉन्स्टर का शिकार भी करना होगा। उसके लिए मुझे कुछ हथियार तो चाहिए होंगे। अभी मेरा लेवल उतना अच्छा नहीं है। अगर किसी मॉन्स्टर से मेरा सामना होता है तो मुझे भागने की सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई अटैक स्किल भी नहीं है। मुझे यह अटैक स्किल कैसे मिलेगी? चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट अभी मौजूद है। सिस्टम, चलो सामने आ जाओ। हीलिंग आइटम और शुरुआती तौर में एक तलवार है। अच्छा होगा कि मैं इस तलवार को अपने पास ही रखूं अपनी सुरक्षा के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार को बाय कर लेता है और उसे देखने लगता है। वह कहता है कि यह तलवार तो देखने में एकदम रियलिस्टिक है, लेकिन इसका वजन और इसको चलाने का एहसास बिल्कुल असली की तरह नहीं लग रहा। लगता है कि इनमें सब कुछ विजुअल इफेक्टिव है। फिर भी मॉन्स्टर से सुरक्षा के लिए यह शुरुआती आइटम काफी अच्छा है। अच्छे हमारे क्या कहूँ, इस सिस्टम में मुझे तो अभी काम की कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही मुझे खाने के लिए यहाँ पर कुछ मिला। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे बाहर जाकर खाने की तलाश करनी होगी। हमारे मेन कैरेक्टर को खटखट की आवाज आती है और वह कहता है कि इस गुफा में तो काफी जगह थी और मुझे पानी पीने से पहले इस गुफा को अच्छे से जांचना चाहिए था। चलो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये तो एक हड्डी है। ये यहाँ पर हड्डी क्या? यहाँ पर तो एक हड्डियों का ढांचा है। ये क्या, मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो एक पूरी हड्डियों का ढांचा है। ये क्या हो रहा है? मेन कैरेक्टर हड्डियों को देखकर काफी डर चुका होता है। इन हड्डियों को तो दांतों के निशान ही लगता है। ये किसी के शिकार करने की जगह है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब बाहर निकलना होगा, इससे पहले देर हो जाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वहां से निकलने वाला होता है, उसके सामने वुल्फ आ जाता है और वुल्फ उस पर हमला कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में बाइट कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर घायल हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम ओपन होता है और उसमें दिखाया जाता है कि यह लेवल 5 का वुल्फ है। यह गर्म मौसम में 15 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और शिकार करते समय इसकी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अटैक करने के समय इसका ताकत 200 किलोग्राम हो जाता है। इसके पेट का निचला हिस्सा काफी कमजोर है और इस पर हमला करके हम इसको हरा सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर और उस वुल्फ के बीच लेवल 3 लेवल का अंतर होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को वुल्फ को हराने के लिए उसे 200% तक डैमेज देना होगा, तभी वह वुल्फ को हरा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह वुल्फ मुझसे काफी तेज है और मुझे यहाँ से भागने ही नहीं देगा। अगर मुझे इससे लड़ना है तो मुझे इससे आर या पार की लड़ाई करनी होगी। अगर मैं हारा तो मेरा मरना तय है, इसलिए मुझे
अपनी सब कुछ छोड़ कर इस लड़ाई को देना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वह सीरीन हर साल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। मैं विंडक्रस्ट लैंटर्न क्लब का अध्यक्ष भी था। मैं देश का एक सबसे प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर था जिसे केंडो में 6 डान की रैंक प्राप्त थी। मैंने केंडो का अभ्यास क्यों शुरू किया, यह सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता था, लेकिन इसका कारण बहुत ही सरल था। मेरी माँ उस समय केंडो की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। जब मेरी माँ युवा थी तब वे हिमुरा ए देश के एक प्रसिद्ध केंडो स्टार की काफी दीवानी थी, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर की माँ ने अपनी बेटी को बचपन से ही केंडो सिखाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने केंडो सिखाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को अकेडमी भेज दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे शुरुआत में केंडो काफी आसान लगा। मुझे लगा था कि योद्धा बस सुंदर कपड़े पहनते हैं और कुछ पोज देते हैं, ये ऐसा तो काफी आसान होगा, ऐसा मुझे शुरुआत में लग रहा था। लेकिन जब मैंने केंडो सीखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यह आसान नहीं है। जब आप विरोधी मतलब अपने दुश्मन के सामने होते हैं तो केंडो की वर्दी पहनने और अपनी सांस और धड़कनों की आवाज सुनते हुए लड़ रहे होते हैं तो एक अजीब सा डर आपके चारों ओर से घेर लेता है। यह डर इतना गहरा होता है कि शरीर सुस्त पड़ जाता है और समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आपके सारे सेंसेस ब्लॉक का असली कारण आपके पर्याप्त और ताकतवर न होने का कारण है और आपको मजबूत बनने के लिए एक ही रास्ता है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहें और खुद को मजबूत करें और आगे बढ़ते रहें। मैंने अपना सारा फुर्सत का समय तकनीकों और अपनी स्किल को बार बार अभ्यास करने में लगाया और उस ट्रेनिंग हॉल में एक एयर कंडीशनर भी नहीं था, यानी कि उस रूम की हालत बहुत खराब थी। फिर भी मैं बार बार गिरता रहा और बार बार चोट खाता रहा, लेकिन अभ्यास करता रहा और लड़ता रहा और अंततः में देश का दूसरा व्यक्ति बना जिसे केंडो में 6 डान रैंक मिली। फिर भी मैंने अपना अभ्यास करना नहीं छोड़ा और निरंतर अभ्यास करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में आपको नहीं पता कि आपका विरोधी आपसे कितना ताकतवर और खतरनाक हो सकता है। अब समय आ चुका है कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ इस केंडो में सीखा था, अब मुझे वह सब लगाना होगा। मैंने इसे कम आंका था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। इस समय मेरी तलवार का कोई भी हमला इस पर असर नहीं कर रहा है। इसका डिफेंस काफी मजबूत है और इसका पेट ही एक कमजोर हिस्सा है जिस पर मैं हमला कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि मुझे उसके पेट पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और वह बार बार भेड़िए के हमले को डॉज कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसकी वीक पॉइंट पता होने का भी क्या फायदा, इसकी स्पीड के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या अब मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ। भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर को काफी तेज से मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर जाके एक दीवार पर लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका सिस्टम अपेयर होता है, उसमें रेड लाइट जलने लगता है और डेंजर के अलार्म मारने लगता है। मेन कैरेक्टर की स्क्रीन पर शो होता है कि उसकी एचपी लगातार घट रही है। अगर वह अपनी एचपी नहीं बढ़ाएगा तो वह जल्दी बेहोश हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका कमजोर हिस्सा इसका पेट ही है। अगर मेरी तरकीब काम कर गई तो यह आखिरी बार होगा और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचने की कोशिश नहीं करता और भेड़िया हमारे हीरो या हमारे मेन कैरेक्टर के बाहों को कसकर दांतों से भर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हल्की सी मुस्कान देता है और अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है और भेड़िए को दूर उछाल कर फेंक देता है। इस एक ही बार में भेड़िया का काम निपट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका स्क्रीन ओपन होता है और उसमें शो होता है कि आपने एक लेवल 5 की भेड़िए को मार दिया है, इसलिए आपको 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 25 स्किल पॉइंट मिलते हैं और आपका लेवल अप होता है क्योंकि आपने एक लेवल 5 की भेड़िए को मार दिया है। और हमारे मेन कैरेक्टर को जो चोटें लगी होती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को एक और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अब लेवल 5 पर अपग्रेड हो चुके हैं, इसलिए
हिडन मार्केट प्लेस ओपन हो चुका है। मोमेंट कैरेक्टर कहता है यह कैसा हिडन मार्केट प्लेस है, क्या ये बास्केट मुझे इस मनुष्य जगह पर जान से मारने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो स्टार्टिंग में मोमेंट कैरेक्टर कहता है कि यह गेम बिल्कुल दूसरे गेमों की तरह सिमिलर है, जहाँ पर हम मॉन्स्टर का शिकार करके एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सकते हैं और जिसके साथ हम अपना स्ट्रेंथ और लेवल अप भी कर सकते हैं। मोमेंट कैरेक्टर कहता है लेकिन यह हिडन आइटम क्या है, चलो इसे खोल के देखते हैं। जैसे ही हमारा मोमेंट कैरेक्टर इंटर प्रेस करता है उसके सामने एक तेज रोशनी के साथ विंडो ओपन होता है और उसके सामने हिडन मार्केट प्लेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी लेजेंडरी आइटम्स देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर काफ़ी लेजेंडरी आइटम है और उनकी क्वालिटी और उनकी कारणों के बारे में बताया गया है, जिन्हें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप उनकी डिटेल जानिए तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को कवच, तलवार, कुल्हाड़ी जैसे कई वेपन दिखाए जाते हैं, जो अपने आप में एक लेजेंडरी आइटम्स होते हैं, जिन्हें देखकर हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तो यह इस सिस्टम का हिडन मार्केट प्लेस है। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि जब तक उसका लेवल 5 नहीं होता तब तक डेली की जरूरत की चीज़ें और लेवल 15 पर मेडिसिन और लेवल 13 पर वेपन्स और लेवल 50 पर आर्मर और इक्विपमेंट्स और लेवल 70 पर इलेक्ट्रिक अपीयरेंस और फिर लेवल 100 पर मशीनरी को वह अनलॉक कर सकता है। मामले कैरेक्टर कहता है तो यह वेपन्स है लेकिन मशीनरी ये क्या है, चलो इन्हें देखते हैं। और यह काफी एंटर करता है। तभी माइंड कैरेक्टर के सामने तेज रोशनी के साथ एक फिगर अपीयर होता है। यह अटैक टाइप मशीनरी है और यह डिफेंस टाइप मशीनरी है, यह रेंज टाइप मशीनरी है और यह अल्फा टाइप मशीनरी है। इतने सारे मशीनरी देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डिफेंस, अटैक, मैज और असेसन मशीनरी अगर मैं इन्हें समझ कर पाया तो मेरी ताकत बाइंड हो जाएगी, जिसका मुझे कोई अंदाजा भी नहीं रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच कहता है कि यह तो एक सर्विस टाइप मशीनरी है, क्या मैं इसे समन कर पाऊंगा और क्या मुझे इसे समन करना चाहिए, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये सिस्टम मुझे इसी मनुष्य जगह पर अकेले मार डालना चाहता है, जो मुझे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं इस तरह की सर्विस को कभी भी समन नहीं करने वाला। यह तो भूल ही जाओ कि मैं इस तरह की सर्विस को कभी समन करूंगा। मामेंट कैरेक्टर कहता है चलो मेरा लेवल 5 हो चुका है, जिससे मेरे पास जरूरत की चीजें आ चुकी हैं। मेरे पास खाने के लिए ब्रेड, वाटर और कोको कोला और भी तरह की सामान है, जिससे मुझे खाने की अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास खाने की पर्याप्त चीजें आ चुकी हैं। मामेंट कैरेक्टर कहता है कि मैंने अभी फिलहाल के लिए तो अपनी जरूरत की चीजें एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन मुझे यह कंफर्म नहीं है कि मेरी स्किल अभी पर्याप्त मात्रा में डेवलप हुई है कि नहीं और मुझे के लिए टेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए यस पर क्लिक करता है और उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ताकतवर होने की फीलिंग कुछ अलग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक क्रिएटिव स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर चलो इन कमीनों के घोंसले को खत्म करते हैं और इन्हें सबक सिखाते हैं और अपना बदला लिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर उल्फ की झुंड की तरफ देखता है और अपनी तलवार पर हाथ रख के उसे निकालता है और एक तेज स्पीड के साथ पर हमला बोल देता है। एक बुत मार्मेंट कैरेक्टर की तलवार को मुंह से पकड़ता है, लेकिन मार्मेंट कैरेक्टर अपनी ताकत को बढ़ाता है और उसे 20 से 2 टुकड़े कर देता है। मार्मेंट कैरेक्टर कहता है कि मुझे अब इस बुत के डिफेंस की कोई चिंता नहीं है। इस बढ़ती हुई ताकत ने मेरी तलवारबाजी की स्किल को भी डेवलप कर दिया है। अब मुझे डिफेंस छोड़कर सीधा अटैक पर ध्यान देने चाहिए। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर बुल्फ के बीचों बीच कूद जाता है और अपनी तलवार के स्लेट लगाने लगता है। बस हमें वहाँ पर बुल्फ के चीरने और उनके खून को दिखाया जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में अपडेट आता है और फुल एक्सपीरियंस और लेवल अप होने का नोटिफिकेशन बार बार आने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उन भेड़ियों को मार के उनके ऊपर बैठा होता है और वह कहता है कि फिलहाल के लिए मैंने काफ़ी अच्छा लेवल अप कर लिया है और काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो फिर मुझे अब बाहर चलकर रास्ता देखना चाहिए कि मुझे आगे कहाँ जाना है। यह काकर मामन करके बाहर आता है और दूर दूर तक देखने लगता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। मामन करके जैसे थोड़ा आगे आता है उसके पैर से वो फ्लैश टकराती है और देख कर काफ़ी हैरान होता है। मामन करके कहता है कि यह क्या है, यह किसने किया। इस बुल्फ
मामन करके कहता है यह क्या, यह क्या, और वह काफी घबराए हुए आवाज में कहता है ये क्या। इन भेड़ियों को तो लगता है कि इनका किसी ने खून तक पीस लिया है। यह करने वाला जानवर क्या हो है, या कोई मॉन्स्टर है या कोई इंसान जिसने इतनी खतरनाक काम किया है। मामन कैरेक्टर काफी डर चुका होता है। वह एक भेड़िए के नजदीक जाकर देखता है, वहां पर तो उनके खून को किसी ने पूरी तरह से सोख लिया होता है। तभी मार्मिन कैरेक्टर के पास आकर एक बुल क्लास गिरती है। मार्मिन कैरेक्टर अपनी तलवार निकाल लेता है, ऊपर देखता है। तभी ऊपर पहाड़ी पर दिखाया जाता है किसी एक अजीब से दिखने वाले इंसान को जिसने अपने दोनों हाथों में दो वुल्फ को पकड़ रखा होता है, और वह काफी जोरों से हंस रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्मिन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है। वह कहता है कि यह क्या, मैं अभी तक कैसे जिंदा हूं? और यह क्या, यह जगह कौन सी है? इसे देखने पर लग रहा है कि मैं अभी भी गेम के अंदर फंसा हूँ, लेकिन यह क्या, मैं तो मर चुका था, फिर मैं यहाँ पर सही सलामत कैसे हूँ? मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने उस राक्षस से लड़ते समय अपनी सारी माना खर्च कर दी थी और मैं लगभग मर ही चुका था और काफी घायल भी था, लेकिन इस समय मेरे शरीर पर कोई भी घाव नहीं है और मेरी सारी चोटें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। यह सब क्या हो रहा है? मार्मिन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है। उसके मन में काफी सवाल होते हैं, लेकिन वह सिस्टम पर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मार्मिन कैरेक्टर अपने मसल देखता है और उसके सिक्स पैक भी काफी डोले से निकल आए होते हैं, जो देखने में काफी लाजवाब लग रहे होते हैं भाई। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक सुंदर सी लड़की अंदर आती है, जो देखने में काफी चार्मिंग और ब्यूटीफुल वुमन थी। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और पहले उसे तो कुछ देर तक घूरती है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वह अपने ग्रैंडपा उबरे को बुलाने लगती है कि मान जाग चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह क्या, कोई मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। फिर हमें घर से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी धान बो रहा होता है। फिर हमें इस बूढ़े आदमी का शक्ल दिखाया जाता है, जो उस लड़की का ग्रैंडपा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह सभी उसी घर में इकट्ठा होते हैं और वह इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। मार्मिन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं लगभग मारा ही गया था और मेरे सीने में एक भाला धंस चुका था, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। यह सब कैसे हुआ? वह लड़की मार्मिन कैरेक्टर को बताती है कि उसके दादा का नाम ग्रैंडपा उबरे है। वह जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और वहाँ पर मार्मिन कैरेक्टर को वह घायल हालत में मिले। मार्मिन कैरेक्टर ना ही मरा था और ना ही जीवित था, वह मरने की बिल्कुल करीब था। मार्मिन कैरेक्टर उस लड़की और उस बूढ़े आदमी को गेम का कैरेक्टर समझ रहा होता है और वह जहाँ पर होता है उस गांव को नोबियस विलेज समझ रहा होता है। वह लड़की बताती है कि यह कोई नोबियस विलेज नहीं है और ना ही हम किसी गेम के कोई एनटीपीसी कैरेक्टर्स हैं। मार्मिन कैरेक्टर कहता है यह संभव है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। यह देखो, ये रहा सिस्टम और यह टास्क बार और यह रहा मेन्यू बार, तुम्हें यह देखना चाहिए। तुम यहाँ पर इस गाँव का मैप भी देख सकती हो। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, लेकिन उस लड़की और उस बूढ़े आदमी को सिस्टम ना ही कोई टास्क बार ना ही कोई मेन्यू बार दिखाई दे रहा होता। वह लड़की अपने दादाजी से कहती है लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। दादाजी कहते हैं लगता है उस जानवर से लड़ने में इसके दिमाग पर काफी भारी चोट आई है, इसलिए यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं गेम से लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। ये क्या, यहाँ से Xiaomi की आईडी भी गायब हो चुकी है। धत्तेर की, अब मैं पूरी बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर मार्मिन कैरेक्टर काफी परेशान हो रहा होता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि इस लेटोनाया रेगिस्तान से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मार्मिन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा क्यों? हर रेगिस्तान से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होता है। और मार्मिन कैरेक्टर पूछता है कि तुम सब यहाँ पर कैसे आए हो? वह लड़की मार्मिन कैरेक्टर को बताती है कि कुछ साल पहले वो और उसके दादाजी ड्रैगन का शिकार करने के लिए बरबाना आए थे। तभी हमने एक जबरदस्त तूफान का सामना किया था और जब हमारी आंखें खुली तब हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। वह लड़की मार्मिन कैरेक्टर को बताती है कि लेजेंड्स के अनुसार लेटोनाया रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स को भी कैद किया जा सकता है। यहाँ से आजादी पाने का एकमात्र रास्ता है काबली के मंदिर की लोकेशन की खोज करना। कहा जाता है कि यह रेगिस्तान कभी न खत्म होने वाली एक भूल भुलैया है। वह लड़की बताती है कि समय के साथ कई व्यक्तियों ने इस गाँव से जाकर उस मंदिर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया और सभी ने यह मान लिया कि उस मंदिर की लोकेशन कोई भी नहीं ढूंढ सकता और सभी ने हार मान ली। सभी ने यह मान लिया कि उस मंदिर की खोज में मरने के बजाय यहाँ पर जीना ज्यादा बेहतर होगा। वह बूढ़ा आदमी मार्मिन कैरेक्टर को कहता है कि हर साल यहाँ पर नए आदमी को भेजा जाता है, लेकिन आज तक यहाँ से किसी को निकलते हुए मैंने नहीं देखा है। तुम्हें यह सच्चाई अपनाने में थोड़ा समय लगेगा नौजवान। कुछ समय बाद यह लड़की तुम्हें
पूरी शहर और गांव को घुमा देगी। तो फाइनली भाई हमें इस लड़के का नाम सलीली बताया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में मैं बाकी उन कॉमिक्स के किरदारों की तरह इस गेम में समा चुका हूँ। अब मेन कैरेक्टर ऐसा सोच के परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसकी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक हिडन टास्क दिया जाता है। गॉड काबली का रिवेंज मिशन के बारे में बताया जाता है कि आप गॉड काबली के प्रोजेक्शन के रूप में पुनर्जीवित हो चुके हैं। आपको गॉड काबली की मुहर खोजने में उनकी सहायता करनी होगी। इस मिशन के पूरा होते ही आपको एक ब्लैक की दी जाएगी, जिससे आप दूसरे डायमेंशन का डोर ओपन कर सकते हैं और इस लेटोनाया रेगिस्तान से किसी भी दूसरी डायमेंशन में आसानी से आ जा सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेला लहाते हुए खेतों को दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन मार्मेंट कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है और मार्मेंट कैरेक्टर कह रहा होता है, मुझे पता नहीं कि मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे एक लक्ष्य मिल गया। जब तक मैं काबली के मंदिर को ढूंढ ना लूँ और नाविस को मार ना दूँ, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए, फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज देता है कि चेंज लियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है या कोई और नहीं सलीली होती है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तुम इतनी दूर क्या करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ करना सलीली, मैं यहाँ पर सिर्फ टहलने के लिए आया था, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये वही लेटोनाया रेगिस्तान है ना। सलीली कह रही होती है कि हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो, हमारे चारों तरफ लेटोनाया रेगिस्तान ही और हम बीच में हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस स्थिति में मुझे मंदिर ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा। सलीली कहती है कि क्या तुम मंदिर को ढूंढने जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे मंदिर ढूंढना ही होगा। सलीली कहती है कि हाँ कोई मंदिर नहीं है, अगर तुम बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, लेकिन अब चाहे जो हो जाए मुझे मंदिर ढूंढना ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो सलीली साथ में शहर घूमने चलते हैं। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम सच में मंदिर को ढूंढने जाने वाले हो। लेटोनाया रेगिस्तान खतरनाक राक्षसों से भरा है, यहाँ तक कि ग्रैंडपा उबरे भी अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तुम्हें अगर कुछ होगा तो क्या होगा। मर्मेन कैरेक्टर कहता है कि सलीली तुम चिंता मत करो, मेरी असाधारण है। मर्मेन कैरेक्टर और सलीली बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि मर्मेन कैरेक्टर तो पीछे आकर लगते हैं, जिसे आते हुए बस मर्मेन कैरेक्टर देखते ही रहता है और फिर तेज धमाका होता है, बूम। फिर हमें उस धमाके की जगह दिखाया जाता है, वहां से काफी धुआं निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उधर आ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी जो आया होता है वह काफी बड़ी सी स्माइल हंस रहा होता है, जो काफी क्रीपी और देखने में घिनौनी सी लग रही होती है। मुझे स्माइल काफी पसंद नहीं आई दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये स्माइल कैसी लगी। हमारे मेन कैरेक्टर को उस धुएं से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वह आदमी काफी चौंक जाता है और वह कहता है कि सलीली ने आग की तूफान से मेरे वार को झेल लिया और उसे बर्बाद कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया इसने। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या सलीली हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। सलीली कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में बताना भूल गई, ये सब डाकू हैं जो राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक। ये लेटोनाया रेगिस्तान में शिकार नहीं करते बल्कि दूसरों की चीजें छीनते हैं। ये लोग दूसरों की चीजें छीनते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं और इसी तरह ये अपनी जिंदगी को जीते हैं। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी कहता है कि सलीली मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, पिछली बार तुम भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा करना आसान नहीं होगा। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चेंज लियाओ, तुम्हें ग्रैंडपा उबरे को जल्द से जल्द ढूंढना हो, तब तक मैं इन्हें कुछ देर के लिए संभालती हूँ, या सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम ग्रैंडपा उबरे को जाकर ढूंढो। यहीं पर दोस्तों हमारा एपिसोड एंड होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंडर की एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक खतरनाक थंडरस्टॉर्म दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन का होता है कि यह थंडरस्टॉर्म काफी खतरनाक और भयानक है। ये पहले आए हुए थंडरस्टॉर्म से काफी अलग है। सलीली और चेंज लियो अभी बाजार गए थे, वो शहर घूमकर अभी तक वापस नहीं। ऐसा हमारा वो ओल्ड मैन सोच रहा होता है और वह कहता है कि मुझे जाकर चेक करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन शहर की तरफ निकल जाता है। फिर हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वह आदमी कहता है कि सलीली तुम्हें क्या लगता है मैं उस ओल्ड मैन के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मैजिक मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हो सकता है कि मैं इस बेकार से आदमी को यहाँ से जिंदा जाने दूं। सलीली कहती है कि ऐसा तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। वो आदमी कहता है कि ठीक है, तो फिर इसका अंजाम तुम अच्छे से देख लेना। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर चेंज लियाओ से कहती है कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं जो अपने दोस्त और फैमिली को
मुसीबत के समय में छोड़ कर चला जाए। हम भले ही अभी मिले हैं लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सलीली काफी प्यार से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी सीरियस हो चुका होता है। अभी वह धोखे से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसे तेजी से पेड़ में ले जाकर धंसा देता है। उस आदमी ने इतनी तेजी से वार किया होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारी बातों से ही यहाँ पर कोई इम्प्रेस हो जाएगा? यहाँ पर बातें नहीं, यहाँ पर ताकत ही मायने रखती है कि कौन कितना ताकतवर है। वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर हंस रहा होता है और वह दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर की फेस को पकड़कर जमीन पर मारता है। वह काफी क्रीपी स्माइल देता है, फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उठाता है और दोबारा से उसके सिर को पेड़ में लड़ाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह आदमी अपने हाथ को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ को इतनी तेजी से पकड़ा होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्सा होता है और वह कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम मुझे बुली करोगे। और यह कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के हाथ को ही मोड़ देता है। वह आदमी अपने हाथ को तेजी से छुड़ाता है और उस हमारे मेन कैरेक्टर से काफी दूरी बना लेता है। वह कहता है कि यह आदमी सच में ताकतवर है। वह आदमी सलीली से कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सलीली कहती है कि मैंने तुम्हें भी कई बार मना किया है कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उनकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, क्या तुम सब पहले से ही रिलेशन में हो? यह सुनकर सलीली काफी ऑकवर्ड सी स्माइल देती है और वह ब्लश करने लगती है। लिली से कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता, इस वक्त वह काफी ब्लश कर रही होती है। तभी वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बस मुझसे मर्दों की तरह लड़नी चाहिए। अगर तुम मुझसे मर्दों की तरह लड़ते हो सलीली को तंग करना बंद कर दूंगा। वह आदमी ऐसा कह ही रहा होता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम ओपन हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपको एक हिडन टास्क दिया जाता है। इस व्यक्ति का नाम बोबन है जो ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन है। आपको इसे हराना होगा। क्या आप इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए राजी हैं? यस और नो पर क्लिक कीजिए। मेरे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि अगर आप इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इनाम के रूप इस लेटो नाया रेगिस्तान का एक मैप मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक मैप, इस मैप से मैं इस जगह से बाहर जा सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी बोबन से कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम एक डील करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोबन के साथ जो दो व्यक्ति आए होते हैं वह कहते हैं कि हमारे बॉस इतने सीरियस क्यों हो गए, हमें यहाँ पर जलन की बू आ रही है। फिर सलीली हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे हरा सकते हो? यह हमारे शहर का सबसे ताकतवर ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, शैडो स्वॉर्ड्समैन क्या एक बहुत ताकतवर होते हैं और खतरनाक होते हैं? सलीली हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन जो काले गहरे साए का प्रयोग करते हैं, इससे उनकी स्पीड के साथ उनकी ताकत भी काफी बढ़ जाती है। उनके तलवार के चारों तरफ एक काला साया लग जाता है और जो काफी खतरनाक ऊर्जा होती है। ऐसे में तुम्हें उसे हराना मुमकिन नहीं होगा। यह सलीली काफी परेशान हो रही होती है। सलीली कहती है कि वह तुम्हें जान से मार डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या हुआ, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। यहाँ कैद रहने से अच्छा मैं लड़ते हुए यहाँ से निकलने की चाह मुझे जाता है। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई के लिए बढ़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए काफी तेजी से बढ़ते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म। की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई करते हुए कह रहा होता है कि यह बहुत अजीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे इस आदमी को किसी भी कीमत पर हराना ही होगा, तभी जाकर मुझे वह मैप मिलेगा और मैं इस मनहूस जगह को छोड़ सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह आदमी जो सलीली को पसंद करता है, क्या सचमुच यह इतना कमजोर है जो मेरे हमलों को सिर्फ डॉज कर रहा है, ना कि मुझ पर पलटवार कर रहा है? या फिर यह आदमी सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है या मुझे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देख रहा है? लड़ाई करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर यह सब बातें सोच रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर वह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी दूर पुश कर देता है। यह सब देखकर सलीली काफी परेशान हो जाती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी के साथ जा रही हूँ। हमें इस आदमी का नाम बोबन बताया जाता है। सलीली कहती है कि इस पूरे टाउन में ग्रैंडपा उबरे के अलावा कोई भी नहीं है जो बोबन की ताकत और उसकी शक्तियों का सामना कर सके, तो तुम्हें जल्द से जल्द जाकर ग्रैंडपा उबरे को बुलाना होगा, जो आकर मुझे आसानी से बचा सकते हैं और इस बोबन का सामना कर सकते हैं। चेंजलियो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें अब छोड़कर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। यह लड़ाई अब किसी भी कीमत पर टल नहीं सकती है। अगर मैं इस लड़ाई में इस आदमी को हरा देता हूँ तो शायद हम इस मनहूस जगह से निकल सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर चेंजलियो की बातें सुनकर सलीली कहती है कि किसी को हम हराकर इस जगह से कैसे निकल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं जब से इस गेम में आया हूँ तब से सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। मेरे साथ काफी अजीब अजीब सी घटनाएं घट चुकी हैं जिनका मैं बयान नहीं कर
कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं एक बार मर भी चुका हूँ और मैं ना जाने कैसे चमत्कारिक रूप से दोबारा जीवित हो चुका हूँ। हमामेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ करना सलीली, लेकिन मैं तुम्हें यह सब नहीं समझा सकता, और मैं अगर तुम्हें यह सब समझाने की कोशिश करूंगा तो तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाली हो। अब सिस्टम मुझसे कह रहा है कि मैं इस आदमी को हराऊं, तभी मुझे इस जगह का नक्शा मिलेगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर यह सब सोच रहा होता है, तभी वो आदमी बोबन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है, कहीं तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस तो नहीं है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें हर हाल में मुझसे लड़ाई करनी ही होगी। हमारा मेन कैरेक्टर चिंजिलो कहता है कि मैं तो इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं बाद में तुम डर कर तो पीछे नहीं हटने वाले हो। बोबन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं अब तो तुम्हारे हमले को इसलिए डॉज कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ऐसे व्यक्ति को अभी नहीं मारना चाहिए जिसका मुझे नाम भी नहीं पता हुआ, एकदम बिल्कुल कचड़ा की तरह होगा। मैंने कीड़े को आसानी से मसल दिया। बोबन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मैं तुमसे एक निष्पक्ष डुएल करना चाहता हूँ जिसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी और सलीली ऐसा सोचे कि मैं अपने से कमजोर व्यक्ति को बुली कर रहा हूँ। बोबन के साथ आए दो व्यक्ति कह रहे होते हैं कि बात इस बार काफी गंभीर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा आदमी भी नियमों का पालन करेगा। मुझे वह हमला भी याद है जो तुमने मुझ पर अचानक से किया था। बोबन कहता है कि मैंने तो वो हमला बस तुम्हारे रिएक्शन को देखने के लिए किया था। हमारा मेन कैरेक्टर फाइटिंग स्टैंड में आते हुए कहता है कि ठीक है, अब अपना बकवास बंद करो और एक रियल और निष्पक्ष डुएल के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें हराकर वह नक्शा हासिल करूंगा। बोबन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ठीक है, तो फिर अब मैं तुम्हें असली शैडो स्वॉर्ड्समैन की ताकत दिखाता हूँ। यह कहकर दोनों तेजी से एक दूसरे पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। बोबन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते ही खुद को शैडो में बदल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर बोबन के हमले को रोक तो लेता है, लेकिन वह काफी परेशान होता है क्योंकि बोबन किसी भी तरह से शैडो से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी हमले को सेंस करने में काफी परेशानी हो रही होती है क्योंकि बोबन किसी भी तरह से शैडो से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर बार बार हमला कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सभी हमलों को रोक तो रहा होता है, लेकिन तभी बोबन पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। सलीली वह कहती है कि तुम अपने कंधे का ध्यान रखो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे से काफी खून बह रहा होता है। इस हमले से हमारे मेन कैरेक्टर की 300 एचपी घट चुकी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास केवल 700 एचपी बची होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही मेरी सारी एचपी खत्म हो जाएगी और सिस्टम मुझे हारा हुआ मान लेगा, जिससे मुझे यहाँ का मैप नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर एक हीलर होता है जिसकी हीलिंग एबिलिटी अभी लेवल 1 पर होती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ 100% एचपी को ही रिकवर कर पाता है। यह देखकर बोबन और उसके साथी हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब एक हीलर एक शैडो स्वॉर्ड्समैन का सामना करेगा। बोबन चेन जिलियाओ से कहता है कि तुम सलीली को यहाँ छोड़ कर जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। एक ऐसा आदमी जो लेवल 1 का हीलर है वह मुझसे लड़ने के लायक नहीं है, ऐसा कहकर बोबन हमारे मेन कैरेक्टर को कचड़ा कह रहा होता है। बोबन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि तुम सलीली के सामने हार जाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और सलीली तुम्हें छोड़ देगी। बोबन की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करके तुम मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर बोबन कहता है कि ऐसा ही बात है तो तुम्हें अब असल में शैडो स्वॉर्ड्समैन की असली ताकत दिख। ऐसा कहकर बोबन अपने 3 शैडो क्लोन्स बना लेता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बोबन ने अपने 3 शैडो क्लोन्स बना लिए होते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी तक मुझे बोबन से लड़ने में इतनी परेशानी हो रही थी, अब मैं इन तीनों शैडो क्लोन से कैसे एक साथ लड़ूंगा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लड़ाई करने के लिए अपने शैडो पर निर्भर करते हैं और ये अपनी परछाई से निकलकर कहीं से भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। पिछली बार जब मैं बोबन से लड़ रहा था तब पीछे से मुझ पर किसी ने हमला किया था। मुझे लगता है कि बोबन अपने शैडो क्लोन्स के साथ अपनी जगह को बदल सकता है। ऐसी एबिलिटी वाले व्यक्ति से लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है, मुझे अपनी सेंसेस को काफी तेज रखना होगा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई करने के लिए बोबन की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है और बोबन पर हमला करने के लिए उसके पास जाता है। बोबन उसे देखकर काफी क्रीपी स्माइल देता है और बोबन अपने एक शैडो क्लोन का हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए भेज देता है। फिर हमें उस शैडो क्लोन और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच काफी तगड़ी लड़ाई दिखाई जाती है। शैडो क्लोन हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी तेज स्ट्राइक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है।
शैडो क्लोन बार-बार शैडो से निकलकर हमामेन कैरेक्टर पर किसी भी तरफ से हमला कर रहा होता है। इतना काफ़ी नहीं था कि तभी बोबन अपने दूसरे शैडो क्लोन को भी हमामेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए भेज देता है। हमामेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों शैडो क्लोन से एक साथ कैसे लड़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। हमामेन कैरेक्टर ऐसा सोच रहा होता है, तभी हमामेन कैरेक्टर के पीछे से शैडो से निकलकर दूसरा क्लोन हमामेन कैरेक्टर पर काफ़ी तेज से वार करता है। फिर हमें खून की छींटे दिखाई जाते हैं और एक शैडो स्वॉर्ड को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। हमें लगता है कि उस शैडो क्लोन ने हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला किया है, लेकिन हमें फिर बाद में दिखाया जाता है कि उस शैडो क्लोन ने नहीं, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस शैडो क्लोन पर हमला किया होता है, जो बाद में वहां से डिसअपीयर होने लगता है। यह देखकर सलीली और बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि चेंज लियाओ ने ऐसा कैसे कर दिया। आज तक किसी ने भी बोबन की शैडो क्लोन को हरा नहीं पाया था, सिवाय ग्रैंडपा ओबरे की। हमें बोबन को दिखाया जाता है, जो अपने क्लोन के डिसअपीयर होने से काफी गुस्सा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने इस हमले में अपनी सारी ताकत लगा दी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से सांसें ले रहा होता है, लेकिन वह अपने गार्ड को डाउन नहीं करता है और खुद को लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार रखता है कि परछाई से निकलकर उसका क्लोन उस पर हमला न कर सके। फिर हमें बोबन और उसके क्लोन्स को दिखाया जाता है। बोबन बिल्कुल पागलों की तरह हा 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 हंसने लगता है और वह अपने शैडो स्वॉर्ड को, जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास होती है, उसे वापस अपने पास बुला लेता है, जो उसके पास वापस आ जाती है। बोबन काफी सीरियस टोन में कहता है, तुम जैसे कचड़े हीलर की औकात भी क्या है, जिसने मेरे एक शैडो क्लोन को घायल कर दिया है। बोबन कहता है, अब मैं तुम्हें शैडो स्वॉर्ड्समैन की एक सबसे ताकतवर स्किल दिखाता हूँ, जिसके एक ही हमले से तुम मर जाओगे। फिर हमें बोबन और उसके क्लोन्स को दिखाया जाता है, जिनके दोनों हाथों में दो दो तलवार मतलब 6 तलवारें होती हैं, जिन्हें वो देखते ही देखते एक जोड़कर एक स्पीयर का आकार दे देते हैं। बोबन ने अपनी तलवारों की मदद से एक स्पीयर बना लिया होता है, जिससे तीनों क्लोन्स के पास तीन तीन स्पीयर आ जाते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी अजीब तरीके से देखता हुआ कहता है कि बोबन अब क्या करने वाला है। फिर में बोबन और उसके क्लोन को दिखाया जाता है, जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ स्पीयर चार्ज कर दिया होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। वो स्पीयर खुद को मल्टीपल क्लोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचकर खुद को शैडो में बदलकर हमारे मेन कैरेक्टर की चारों तरफ घूमने लगते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सेंसेस को काफी तेज कर लेता है। उन काली परछाइयों में से कई तलवार निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से उन तलवारों को डॉज कर रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको आपके फुर्तीलेपन के कारण आपको एक नई स्किल प्राप्त होती है, जिसमें आप पर 2 सेकंड में होने वाले किसी भी हमले का आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा और आप पर जो हमला होगा आप उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके 150% की दुगनी स्पीड से आप वार कर सकते हैं। स्किल का कूल डाउन टाइम 5 मिनट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा होता है, तभी वो शैडो हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से खुद में अवशोषित कर लेते हैं। तभी बोबन उस शैडो से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर अचानक से एक स्ट्राइक करता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर सेंस भी नहीं कर पाता है। बोबन अपनी इस स्ट्राइक से काफी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की चारों तरफ मल्टीपल स्ट्राइक होने लगती हैं और हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से चीखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह स्ट्राइक आसमान में हो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटी सी बॉल के शेप में दिखाई देता है। बोबन को लगता है कि इससे हमारा मेन कैरेक्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हमें एक तेज स्पीड में लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बोबन काफी आश्चर्यचकित होता है। लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चेंज लियाओ की इस वार को ग्रैंडपा उग्रे ने रोक लिया था और वहां से काफी लाइटनिंग निकल रही होती है। अगर ग्रैंडपा उग्रे ने इस वार को नहीं रोका होता तो बोबन का गेम ओवर हो चुका होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में बोबन ने अपने 3 शैडो क्लोन्स बना लिए होते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी तक मुझे बोबन से लड़ने में इतनी परेशानी हो रही थी, अब मैं इन तीनों शैडो क्लोन से कैसे एक साथ लड़ूंगा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लड़ाई करने के लिए अपने शैडो पर निर्भर करते हैं और ये अपनी परछाई से निकलकर कहीं से भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। पिछली बार जब मैं बोबन से लड़ रहा था, तब पीछे से मुझ पर किसी ने हमला किया था। मुझे लगता है कि बोबन अपने शैडो क्लोन्स के साथ अपनी जगह को बदल सकता है। ऐसी एबिलिटी वाले व्यक्ति से लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। मुझे अपनी सेंसेस को काफी तेज रखना होगा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई करने के लिए बोबन की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है और बोबन पर हमला करने के लिए उसके पास जाता है।
बोबन उसे देखकर काफी क्रीपी स्माइल देता है और बोबन अपने एक शैडो क्लोन का हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए भेज देता है। फिर हमें उस शैडो क्लोन और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच काफी तगड़ी लड़ाई दिखाई जाती है। शैडो क्लोन हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी तेज स्ट्राइक करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर किसी तरह उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। शैडो क्लोन बार बार शैडो से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर किसी भी तरफ से हमला कर रहा होता है। इतना काफी नहीं था कि तभी बोबन अपने दूसरे शैडो क्लोन को भी हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए भेज देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों शैडो क्लोन से एक साथ कैसे लड़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा सोच रहा होता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से शैडो से निकलकर दूसरा क्लोन हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी तेज से वार करता है। फिर हमें खून की छींटे दिखाई जाते हैं और एक शैडो स्वॉर्ड को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। हमें लगता है कि उस शैडो क्लोन ने हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला किया है, लेकिन हमें फिर बाद में दिखाया जाता है कि उस शैडो क्लोन ने नहीं, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस शैडो क्लोन पर हमला किया होता है, जो बाद में वहां से डिसअपीयर होने लगता है। यह देखकर सलीली और बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि चेंज लियाओ ने ऐसा कैसे कर दिया। आज तक किसी ने भी बोबन की शैडो क्लोन को हरा नहीं पाया था सिवाय ग्रैंडपा उबरे की। हमें बोबन को दिखाया जाता है जो अपने क्लोन के डिसअपीयर होने से काफी गुस्सा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने इस हमले में अपनी सारी ताकत लगा दी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से सांसें ले रहा होता है, लेकिन वह अपनी गार्ड को डाउन नहीं करता है और खुद को लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार रखता है कि परछाई से निकलकर उसका क्लोन उस पर हमला न कर सके। फिर हमें बोबन और उसके क्लोन्स को दिखाया जाता है। बोबन बिल्कुल पागलों की तरह हा 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 हंसने लगता है और वह अपने शैडो स्वॉर्ड को जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास होती है उसे वापस अपने पास बुला लेता है, जो उसके पास वापस आ जाती है। बोबन काफी सीरियस टोन में कहता है, तुम जैसे कचड़े हीलर की औकात भी क्या है जिसने मेरे एक शैडो क्लोन को घायल कर दिया है। बोबन कहता है, अब मैं तुम्हें शैडो स्वॉर्ड्समैन की एक सबसे ताकतवर स्किल दिखाता हूँ जिसके एक ही हमले से तुम मर जाओगे। फिर हमें बोबन और उसके क्लोन्स को दिखाया जाता है जिनके दोनों हाथों में दो दो तलवार मतलब 6 तलवारें होती हैं, जिन्हें वो देखते ही देखते एक जोड़कर एक स्पीयर का आकार दे देते हैं। बोबन ने अपनी तलवारों की मदद से एक स्पीयर बना लिया होता है जिससे तीनों क्लोन्स के पास तीन तीन स्पीयर आ जाते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी अजीब तरीके से देखता हुआ कहता है कि बोबन अब क्या करने वाला है। फिर में बोबन और उसके क्लोन को दिखाया जाता है जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ स्पीयर चार्ज कर दिया होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। वो स्पीयर खुद को मल्टीपल क्लोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचकर खुद को शैडो में बदलकर हमारे मेन कैरेक्टर की चारों तरफ घूमने लगते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सेंसेस को काफी तेज कर लेता है। उन काली परछाइयों में से कई तलवार निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से उन तलवारों को डॉज कर रहा होता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको आपके फुर्तीलेपन के कारण आपको एक नई स्किल प्राप्त होती है, जिसमें आप पर 2 सेकंड में होने वाले किसी भी हमले का आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा और आप पर जो हमला होगा आप उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके 150% की दुगनी स्पीड से आप वार कर सकते हैं। स्किल का कूल डाउन टाइम 5 मिनट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा होता है, तभी वो शैडो हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से खुद में अवशोषित कर लेते हैं। तभी बोबन उस शैडो से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर अचानक से एक स्ट्राइक करता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर सेंस भी नहीं कर पाता है। बोबन अपनी इस स्ट्राइक से काफी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की चारों तरफ मल्टीपल स्ट्राइक होने लगती हैं और हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से चीखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह स्ट्राइक आसमान में हो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटी सी बॉल के शेप में दिखाई देता है। बोबन को लगता है कि इससे हमारा मेन कैरेक्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हमें एक तेज स्पीड में लाइट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बोबन काफी आश्चर्यचकित होता है। लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चेंज लियाओ की इस वार को ग्रैंडपा उबरे ने रोक लिया था और वहां से काफी लाइटनिंग निकल रही होती है। अगर ग्रैंडपा उबरे ने इस वार को नहीं रोका होता तो बोबन का गेम ओवर हो चुका होता है। दादाजी उबरे, रुको झिलियाओ। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। चेन झिलियाओ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। चलो, तूफान जल्द ही आ रहा है। हालांकि यह एक हास्यास्पद है। उबरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें इतनी आसानी से भगा सकते हो? रुको बोबन, मैंने अभी चेन झिलियाओ के वार को नहीं रोका होता तो तुम शायद मर जाते, है ना? वह झूठ बोल रहा है, बकवास।
कोई अचानक पुजारी कैसे बन सकता है जो मुझे मार सकता है? अगर तुम जिज्ञासु न होते तो मैं उसे अब तक मार चुका होता। मिशन पूरा हुआ। छाया का पागलपन, विजय आवश्यकता, छाया शोर्समैन अनुभव बिंदु 15,001 छिपी हुई कुंजी प्राप्त करें। सिस्टम क्या है? हार ने निर्धारित किया कि मैंने उसे हरा दिया है। तूफान आ रहा है। चलो ठीक है बॉस, चलो, अगर हम तूफान में फंस गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे चेन झिलियाओ, वापस आओ। डुएल अभी समाप्त नहीं हुआ है। चेन झिलियान, वापस आओ और मुझसे लड़ो। मुझे जाने दो इस आदमी को। मैं। तुम क्या कर रहे हो? तूफान आ रहा है। अरे चेन झिलियाओ, थोड़ा रुको। मैं हूं। माफ मत करो। आह आह, यह उलट जाएगा। बस थोड़ा सहन करो। मैं तुम पर इस तरह दवा लगा सकता हूं। मुझे तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को फिर से परेशान करने के लिए माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शानदार होगे। इस बार अनुभव प्राप्त करने के बाद मुझे कोई अपग्रेड नहीं मिला और मुझे अभी भी चोट का ध्यान रखना है। मुझे भविष्य में अपग्रेड मैकेनिज्म पर और शोध करना है। वैसे सलीली, क्या बोबन तुम्हें और दादाजी को पहले से जानता है? हाँ, वास्तव में बोबन और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। हो, हम भाई बहन की तरह हुआ करते थे। ठीक है, सारे स्खमा भर गए हैं। शुक्रिया सलीली। उठो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए चेन ज़ेलियाओ। खैर, मुझे दादाजी उबरे की मदद करनी है। तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है। पैटर पैटर की आवाज। उस दिन भी जोरदार बारिश हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि माँ कैसी हैं। जब वह मुझे नहीं ढूंढ पाई तो उन्हें जरूर चिंता हुई होगी, लेकिन मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। बोबन को हराने के पिछले काम को पूरा करने के बाद मुझे लेटोनाया का नक्शा मिल गया है। मुझे बस मंदिर ढूंढने के लिए नक्शे पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। मैं यहां से निकल सकता हूं जब मैं अंदर के शक्तिशाली राक्षस को हरा दूंगा। अरे, मैं जाऊंगा। बारिश रुकने के बाद तुरंत निकल जाना। तुम्हें एक छिपी हुई चाबी मिल गई है। कृपया पुष्टि करें। छिपी हुई चाबी यह किस काम की है? बारिश के दौरान अलग अलग रंगों के रहस्यमयी खजाने बेतरतीब ढंग से गिराए जाएंगे। रंगों में शामिल हैं सफेद, हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी और काला। रत्न या हथियार जिन्हें बाजार से नहीं खरीदा जा सकता है, खजाने की पेटी खोलने के लिए चाबी का उपयोग करने पर बेतरतीब ढंग से गिराए जाएंगे। मैं देखता हूं, खजाने की पेटी बेतरतीब ढंग से गिरा दी जाएगी। लड़ाई के बाद। यह दिलचस्प है। मैं जल्द ही यहां से जा सकता हूं। हाय दादाजी के चेले। चेन झिलियाओ, कुछ क्षण पहले आपसे मिलने नहीं आने के लिए मुझे खेद है। बारिश इतनी भारी थी कि इसे पार करना मुश्किल था। पौधों की रक्षा करें। यह ठीक है दादाजी उबरे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपकी चोट कैसी है? चिंता न करें, मैं कुछ दिन ठीक हो जाऊंगा। देग आउट अच्छी बात है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम द्वंद्व युद्ध में बोबन को हरा दोगे। वह गांव के सबसे ताकतवर बदमाशों में से एक है। अगर बोबन ने मुझे कम नहीं आंका होता तो मेरे पास कोई मौका नहीं होता। मैं बोबन की ताकत जानता था, लेकिन लड़ाई सिर्फ ताकत की प्रतियोगिता नहीं होती। इच्छा शक्ति और दूसरे कारक भी काम आते हैं। तुमने उसे यूं ही नहीं हराया। क्रंदपा वायर, जब से बोबन और सलीली साथ साथ पले बढ़े हैं, वह ऐसा कैसे हो गया? यह एक लंबी कहानी है। 10 बरस पहले भी आज जितनी जोरदार बारिश हो रही थी। सलीली और मैं कुछ समय पहले ही लेटोनाया में दाखिल हुए थे। जब हम पर हमला हुआ तो हम एक घर के पास से गुजर रहे थे और हम वहां रहने की योजना बना रहे थे। तभी हमें पता चला कि उस परिवार को एक अजीब राक्षस ने घेर लिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने घर के मालिक और मालकिन को मार डाला था। सौभाग्य से उनका बच्चा बच गया। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? सब माँ, सैप, बिजली का धमाका, सबको नष्ट करो। वह अपनी माँ के लिए रो रहा था। वह बच्चा बोबन है। उसके बाद मैंने उसके माता पिता को दफनाने में उसकी मदद की और उसे अपने साथ ले गया। अब समझ आया कि बोबान तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। बोबान को लगता था कि उसके जीवन का उद्देश्य राक्षस को ढूंढने की लड़ाई है जिसने उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन मैं उसे यह विचार छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए मनाता रहा।
लेटोनाया में आपकी कल्पना से परे हर तरह के शक्तिशाली राक्षस हैं। जहां तक उस राक्षस की बात है जिसने बोबन के माता पिता को मार डाला, मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने पर भी उसे मार पाऊंगा। बोबन के साथ जो हुआ, उसके बाद उसने हमें छोड़ दिया। एक राक्षस जिसे दादाजी उबरे भी खत्म नहीं कर पाए, वह भयानक होना चाहिए। खैर, हमने काफी देर तक बात कर ली है, आपको आराम करना चाहिए। भले ही आपके पास पहले से ही नक्शा हो, आपको अभी भी रेगिस्तान से होकर मंदिर ढूंढना होगा। लेटोनाया रेगिस्तान में अभी भी कई शक्तिशाली राक्षस हैं। मुझे एक राक्षस ने मार डाला था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मंदिर मिलने से पहले मैं राक्षसों द्वारा मारा जा सकता हूं। हालांकि मेरे पास विशेष हीलिंग पावर थी, फिर भी उस राक्षस ने पिछली बार जब हम लड़े थे तो मुझे मार डाला था। मुझे किसी भी तरह से खुद को और भी ताकतवर बनाना होगा, चाहे कुछ भी हो। दादाजी उबरे, कृपया रुकें। उबरे, मैं आपसे लड़ाई सीखना के चाहता हूं, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, मैं मंदिर ढूंढना चाहता हूं और यहां से अच्छी तरह निकलना चाहता हूं। मैं गंभीर हूं। रुकें उबरे, मुझे वास्तव में यहां से निकलना है। मैं क्या सोच रहा हूं? बोबन ने खुद को उबरे से अलग कर लिया। क्या मैं ऐसा कहकर बहुत आवेगपूर्ण हो रहा हूं? कल पहाड़ी पर आ जाओ जब आंधी रुक जाए। यदि तुम मेरी परीक्षा दे सकते हैं, मैं तुमको सिखाऊंगा। आप चिंता मत करें दादाजी उबरे, मैं परीक्षा दे दूंगा। चेन झिलियाओ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस जगह को छोड़ने की मेरी उम्मीद तब से जाग उठी है जब से मैं तुमसे मिला हूं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली रक्षा कौशल थंडर शील्ड भी तुमसे हिट होने के बाद टूट गया। शायद यह युवा लड़का वास्तव में यहां से सभी को बाहर निकाल सकता है। 10,000 मीटर भारी इन डिस्टेंस रनिंग, 3,000 भारी पुशअप और 2,000 सिटअप, यह वास्तव में प्रशिक्षण सिखाया गया है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं हार नहीं सकता। इस वजन को तैयार करने के लिए सिस्टम का विचारशील असर उपकरण यार्मी। 10,000 मीटर भारी लंबी दूरी की दौड़ पूरा हुआ। 3,000/1,316 भारी पुशअप और 2,000/984 सिटअप। मैंने लंबे समय तक एक लक्ष्य तक पहुंचने की भावना महसूस नहीं की थी। इस तरह की चुनौती ने मुझे हर तरह की हलचल करने से ज्यादा उत्साहित किया। पूरा करने का इनाम 4 विशेषता अंक है। थके हुए गुण में 4 अंक जोड़ने चाहिए। मेरे हीटिंग कौशल और रक्षा पर विचार करने के लिए 1 बिंदु बुद्धिमत्ता में जाएगा और अन्य 2 अंक मेंटेलिटी पर। चेन झिलियाओ, सलीली, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हारे लिए सुबह नाश्ता लगाया और मैंने पाया कि तुम वहाँ नहीं थे। मैंने तब अपने ग्रैंडपा को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ होगे। तुम तैयार क्यों नहीं हो? क्या तुम प्रशिक्षण ले रहे हो? तुम्हें जल्दी होनी चाहिए। यह रहा तुम्हारा नाश्ता। धन्यवाद। हाँ, दादाजी ने कहा कि वह मुझे लड़ना सिखाएंगे, जितनी जल्दी हो सके प्रशिक्षण के अनुकूल होने के लिए। मैं यहाँ सुबह सुबह व्यायाम करने आया था। दादाजी ने तुम्हें लड़ना सिखाने के लिए सहमति दी है। क्या वह सही है? वह वास्तव में देखना चाहता है कि आप किस प्रकार की क्षमताओं का विकास करेंगे। मेरी क्षमताएं एक पुजारी नहीं हैं। क्या मैं तब अन्य क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से पुजारी केवल ईश्वर द्वारा दिया गया पेशा है। आपके तत्व गुण आपकी क्षमता निर्धारित करता है। जैसे मेरा तत्व अग्नि है तो मेरी क्षमता भी उसके अनुसार होनी चाहिए। दादाजी उबरे का गुण बिजली है और बोबन का छाया है। हर कोई अलग है। आपका व्यवसाय केवल आपको आपके विकास की दिशा देता है। दूसरी ओर गुण आपके लड़ने के कौशल को निर्धारित करते हैं। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि मैं किन तत्वों के गुणों का विकास करूंगा।